नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लास्ट चैप्टर में हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स की और दोस्तों मैट्रिक्स चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट फिनिश हो गया है। एक एक चीज के बारे में दोस्तों हमने बहुत ही शानदार तरीके से उसमें डिस्कस किया है और दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों जिस चैप्टर के अपन शुरुआत करने जा रहे हैं वह चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जिसे हिंदी में बोलेंगे दोस्तों अपन सारणिक। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तो कि सारणिक क्या होती है, किसे सारणिक कहा जाता है, उसको अपन समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स पढ़ी थी, वर्ग मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी थी? वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती थी जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती थी? बराबर होती थी। दोस्तों मान लो कैपिटल ए बराबर एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। किसमें? वर्ग मैट्रिक्स में। अब दोस्तों यदि इसी वर्ग मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान अपन ज्ञात कर सके, दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। यदि दोस्तों अपन इसका संख्यात्मक मान ज्ञात कर लेंगे तो फिर उसको मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा, फिर उसको कहा जाएगा सारणिक। यानी दोस्तों यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह निकलती है कि जो सारणिक है वह हमेशा वर्ग मैट्रिक्स की ही पॉसिबल है, यानी जिसका ऑर्डर 2x2 हो, 1x1 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या आनी चाहिए? समान आनी चाहिए, तभी अपन सारणिक को डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं सारणिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किस प्रकार से अपन सारणिक को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तो तरीका है, अपन ने लिख दिया DET यानी डिटर्मिनेंट्स और कोष्टक में लिख दिया A। एक तो यह तरीका है सारणिक को प्रदर्शित करने का। एक तरीका है दोस्तों जैसे अपन मापांक का चिन्ह होता है, उस मापांक के चिन्ह में कैपिटल A लिख दिया, तो इस प्रकार से भी अपन सारणिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक तरीका है, ये वर्टिकल लाइन खींच दी अपन ने और इसमें सारणिक के जो एलिमेंट है उनको इंसर्ट करा दिया, जैसे A11, A12, A21, A22। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2, दो तो पंक्तियां और दो स्तंभ। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सारणिक को डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या है, मैट्रिक्स में तो अपन बड़े कोष्टक के अंदर एलिमेंट को फिक्स करते थे, एलिमेंट को अपन इंसर्ट कराते थे, लेकिन दोस्तों जो सारणिक है डिटर्मिनेंट्स है उसमें दो वर्टिकल लाइन के बीच अपन क्या करेंगे? एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। तो दोस्तों यहां से दो इंपॉर्टेंट बात निकली है कि एक तो वर्ग मैट्रिक्स की ही सारणिक संभव है और एक सारणिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स होती थी उसका संख्यात्मक मान नहीं होता, लेकिन दोस्तों जो सारणिक होती है उसका संख्यात्मक मान होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सारणिक का संख्यात्मक मान अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक है वह है 1x1 क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों एक सारणिक अपन को दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है? 1x1। ये 1x1 यानी एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ। तो दोस्तों जो वह सारणिक जिसका ऑर्डर 1x1 होगा उसका संख्यात्मक मान वही होगा जो एलिमेंट है। दोस्तों यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो क्या मान? वही जो दे रखा है वही उसका सारणिक का मान है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सारणिक का मान है वो यहाँ पे कितना है? 3 ही है। अर्थात दोस्तों अपन कह सकते हैं कि 1x1 ऑर्डर की जो सारणिक है डिटर्मिनेंट्स है उसका मान वही होता है जो एलिमेंट होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं 2x2 क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना।
अब दोस्तों 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सारणी का मान अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको समझते हैं। मान लो दोस्तों अपने पास ये एक सारणी के A11 A12 A21 A22 इसका ऑर्डर है दोस्तों 2 क्रॉस 2। तो दोस्तों यहाँ पर सारणिक का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे, सारणी का मान अपन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे दोस्तों, इस वाले विकर्ण के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे, फिर माइनस लगा के द्वितीय विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा करके घटा देंगे। यानी दोस्तों अपन ने मल्टीप्लाई किया A11 को किससे, A22 से, तो A11 इंटू A22, फिर माइनस लगाएंगे, फिर द्वितीय विकर्ण के जो अवयव है A12 और A21 इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो दोस्तों हमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सारणिक का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको दोस्तों हम एक एग्जांपल से और समझते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। माना दोस्तों अपन को एक सारणिक दे रखी है a बराबर, ये ऐसे लिख दो, सारणिक दे रखी है a बराबर 1 2 4 9। अब दोस्तों इसका मान अपन को ज्ञात करना है। a बराबर एक सारणिक अपन को दे रखी है और मापांक का मतलब इसका मान अपन को ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसका मान अपन को ज्ञात करना है तो इस a को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 9, फिर माइनस लगा के इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो 2 इंटू 4, तो 9 में से 4 माइनस हुए दोस्तों तो कितने आगे 5। तो दोस्तों इस सारणी का मान हमें प्राप्त हो गया 5। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डायरेक्ट वही हो जाएगा जो भी एलिमेंट है, और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सारणी का मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले टॉपिक में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की सारणी का मान ज्ञात करना। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको इसके स्क्रीनशॉट लेके आप भी नोट्स बनाते रहिए। वैसे दोस्तों जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसके आपको हैंड रिटन नोट्स हमारे स्टडी जोन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसे इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे सर्च मारिए स्टडी जोन क्लासेस और कोष्टक में लिखा हुआ क्लास 12, उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो वहां पे आपको इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां पे जाके भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं 3 क्रॉस 3 क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। सारणिक का मान ज्ञात करना। अब दोस्तों 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की सारणिक का मान अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसे समझते हैं। अब दोस्तों मान लो अपने पास एक सारणिक दे रखी है a बराबर A11 A12 A31 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दोस्तों ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक सारणिक अपन को दे रखी है और इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये पहली पंक्ति है, ये अपन मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, ये दूसरी पंक्ति है और दोस्तों ये तीसरी पंक्ति है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, यह तीसरा कॉलम है। अब दोस्तों 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये दोस्तों का मान बहुत प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से अपन इस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट में R1 के विस्तार से। किसके? R1 के विस्तार से। R1 यानी दोस्तों पहली पंक्ति के एलिमेंट के द्वारा अपन क्या ज्ञात करेंगे, इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। अब पहली पंक्ति के एलिमेंट के द्वारा सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसे अपन समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने लिख दिया A11। क्या लिख दिया? A11। अब दोस्तों A11 लिखने के बाद क्या करेंगे,
A11 कौन सी पंक्ति में, इस पंक्ति में, तो इस पंक्ति को अपन छोड़ देंगे और इस स्तंभ को अपन छोड़ देंगे। यानी जो एलिमेंट जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को अपन छोड़ देंगे और उस स्तंभ को अपन छोड़ देंगे, फिर ये 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 एलिमेंट बचेंगे तो जिस प्रकार से हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की सारणिक का मान निकाला था उसी प्रकार से इन 4 एलिमेंट का मान निकालेंगे। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और A11 कहाँ है आगे, तो यहाँ क्या जाएगा, तो A22 इंटू A33 फिर माइनस लगा के A23 इंटू A32। ठीक है दोस्तों, यह तो बात होगी A11 की, पहली पंक्ति के पहले एलिमेंट की, किसकी, A11 की। अब दोस्तों बात करेंगे A12 की, तो यहाँ लगाएंगे अपन माइनस और लिखेंगे A12। अब दोस्तों इस वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे और इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे, तो दोस्तों इनको और इनको अपन छोड़ेंगे। जैसे इसको अपन ने छोड़ा और इसको अपन ने छोड़ा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A21 किससे मल्टीप्लाई होगा, A33 से, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A23 इंटू A31। तो ये इस वाले एलिमेंट का काम हो गया A12 का। अब बात करेंगे दोस्तों कौन से एलिमेंट की, इस पंक्ति के तीसरे एलिमेंट की, A13 की। अब यहाँ प्लस लगाएंगे A13, अब प्लस लगा, अब इस वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे और इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे, तो 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A21 A32 माइनस लगा के फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 इंटू A31। अब दोस्तों बात दिमाग में अपने यहाँ आती है कि सर यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, फिर यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, तो ये कैसे हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसे आया, ये किसका मान है, सारणिक A का मान है। तो दोस्तों एक रेख को अपन ने जोड़ा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या को जोड़ने पर यदि सम संख्या आ जाए तो इस एलिमेंट के आगे प्लस लगेगा, और इनको जोड़ने पर एक विषम संख्या आ जाए तो इस एलिमेंट के आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 को अपन ने जोड़ा तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और दोस्तों यहाँ 3 और 1 को जोड़ा तो 4, 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, प्लस। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि अपन सारणिक का मान पहली पंक्ति के अवयव के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अपन सारणिक का मान दूसरी पंक्ति के अवयव के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी पंक्ति के अवयव के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, स्तंभ 1 के अवयवों के द्वारा भी ज्ञात सकते हैं, स्तंभ 2 के अवयवों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, और स्तंभ 3 के अवयवों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हर प्रकार से हमें सारणिक का मान एक समान प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये तो अपन ने बात की किससे, R1 के विस्तार से। अब दोस्तों बात करते हैं हम किससे, R2 के विस्तार से। स्टेप सेकंड, R2 के विस्तार से। अब दोस्तों R2 के विस्तार से जो मान हमें प्राप्त होगा उसकी वैल्यू भी वही आएगी जो R1 के विस्तार से आई है। तो दोस्तों इससे सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं उसे भी अपन समझ लेते हैं। तो दोस्तों R2 के एलिमेंट कौन कौन से, ये तीनों एलिमेंट है, तो इन तीनों एलिमेंट के द्वारा अपन सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लेते हैं A21। अब A21 दोस्तों 2 और 1 को जोड़ा तो क्या रहा है, 3, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, फिर कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लगाने के बाद A21 इस पंक्ति में आ रहा है तो इस पंक्ति को अपन छोड़ेंगे, और इस स्तंभ में आ रहा है तो इस स्तंभ को अपन छोड़ेंगे। तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट बचे, इन 4 एलिमेंट में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A33 से, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A13 इंटू A32। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा एलिमेंट 2 और 2 4, यहाँ सम संख्या आ रही है तो क्या आएगा, प्लस, तो A22। अब दोस्तों इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे और इस स्तंभ को अपन छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट ये बचे, ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 A33। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
13 को A31 से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 2 5, विषम संख्या आ रही है तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस A23। अब दोस्तों इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे और इस वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट आएंगे, ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A11 को A32 से, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A12 को A31 से। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सारणी का मान ज्ञात करेंगे R2 के विस्तार से। इसी प्रकार दोस्तों अपन R3 के विस्तार से भी सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बार दोस्तों अपन इस सारणी का मान ज्ञात करना अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की सारणी का मान ज्ञात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे चैप्टर में यही यूज होगा। और दोस्तों ये अच्छे से समझ में अपन को नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको लेकर चलूंगा और इस चैप्टर में बिल्कुल हाई लेवल तक अपन जाएंगे, किसी भी प्रकार का कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा। और हमारा टारगेट यही है कि आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन R3 के विस्तार की, तो हम आगे चलते हैं। तो स्टेप नंबर 3 की अपन बात करते हैं। स्टेप 3 R3 के विस्तार से। तो दोस्तों R3 के विस्तार की अपन बात करें तो पहला एलिमेंट ये है 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है तो आगे क्या आएगा प्लस, तो A31 ये किसका है, सारणी का मान है। फिर कोष्टक, ये वाली पंक्ति छूटेगी और ये वाला स्तंभ छूटेगा तो 4 एलिमेंट ये आगे, ये, तो इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो A12 को मल्टीप्लाई किया A23 से, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A13 को मल्टीप्लाई किया A22 से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये वाला एलिमेंट लेंगे तो 3 और 2 5, 5 क्या है एक विषम संख्या तो आगे क्या आएगा माइनस A32। ठीक है दोस्तों, अब इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे, इस वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट आगे, ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 को अपन ने मल्टीप्लाई किया A23 से, माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A13 को मल्टीप्लाई किया A21 से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 3 3 कितने हो गए 6 एक सम संख्या है तो प्लस आएगा, तो A33। अब दोस्तों ये वाली पंक्ति और ये वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट ये आएंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 से, माइनस A12 को मल्टीप्लाई करेंगे A21 से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से R3 के विस्तार से अपन सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक कॉलम से भी बता देता हूं, हालांकि अपन पहली पंक्ति के विस्तार से ज्ञात करेंगे पूरे चैप्टर में, R1 के विस्तार से अपन सारणी का मान ज्ञात करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ताकि हमारे कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, हर चीज अपने आनी चाहिए। अब एक मैं एक कॉलम के विस्तार से भी बता देता हूँ, फिर कॉलम 2 और कॉलम 3 के विस्तार से आप घर पे निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में बात करेंगे C1 के विस्तार से, C1 के विस्तार से यानी पहले कॉलम के विस्तार से। तो दोस्तों पहले कॉलम के एलिमेंट ये वाले हैं, तो ये वाले हैं, तो पहले बात करते हैं A11 की। तो A11 दोस्तों यहाँ पे एक रेख द्वारा स्तंभ आ रहा है तो आगे क्या आएगा प्लस, फिर दोस्तों इस वाले स्तंभ को और इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट ये आगे, ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस वाले कॉलम का दूसरा एलिमेंट A21 है, A21 दो रे क्या रहा है 3, 3 विषम संख्या है तो आगे क्या आएगा माइनस A21, क्योंकि दोस्तों पहले स्तंभ का अवयव यही है, पहला अवयव है, दूसरा अवयव है, तीसरा अवयव है, तो इसी एलिमेंट की बात करेंगे। पंक्ति में अपन ऐसे चल रहे थे क्योंकि उसके एलिमेंट ऐसे थे, स्तंभ के एलिमेंट ऐसे रहेंगे। तो दोस्तों इस वाली पंक्ति को और इस वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे तो 4 एलिमेंट ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, A12 इंटू A33 माइनस A13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे A32 से। ठीक है दोस्तों, फिर
A31 क्या है, 3 1 4, 4 एक सम संख्या है तो क्या आएगा प्लस प्लस A31। अब A31 में दोस्तों इस पंक्ति को और इस स्तंभ को अपन छोड़ेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A12 को मल्टीप्लाई किया A23 से, फिर माइनस A13 को मल्टीप्लाई किया किससे, A22 से। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं पंक्तियों के विस्तार से और कॉलम के विस्तार से, स्तंभ के विस्तार से। अब दोस्तों 3x3 ऑर्डर के सारणिक का मान अपन एक एग्जांपल से और समझते हैं जिससे यह कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो अब हम आगे चलते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तभी क्लासेस लेने में मजा आएगा आपको भी और हमें भी। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि भाई सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी समस्या का समाधान करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं एक एग्जाम्पल की जिससे ये कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, एक सारणी का अपन को दे रखी है कैपिटल A बराबर 1 2 1 0 5 3 3 -4 1। अपन से कहा गया है का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों जो सारणी के डिटर्मिनेंट्स है कौन से ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। दोस्तों इस सारणी का मान अपन को ज्ञात करना है तो इस सारणी का मान अपन किसी भी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। R1 के विस्तार से भी ज्ञात कर सकते हैं, R2 के विस्तार से भी ज्ञात कर सकते हैं, R3 के विस्तार से भी ज्ञात कर सकते हैं, C1 C2 C3 के विस्तार से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अपन पूरे चैप्टर में मैंने कहा था आपको कि अपन पहली पंक्ति के विस्तार से R1 के विस्तार से ही ज्ञात करेंगे, और आपको एग्जाम के अंदर भी R1 के विस्तार से ही सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ज्ञात करते अपन सारणिक का मान, तो यहाँ पे सारणिक का मान हो जाएगा सारणिक A बराबर, सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे किसकी, 1 की। 1 को लिख दिया, 1 क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट है, तो यहाँ इसके आगे क्या आएगा, प्लस ही आएगा। आप तो ये याद रख लो, पहली पंक्ति में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ वापस प्लस आएगा, क्योंकि अपन को R1 के विस्तार से ज्ञात करना है। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो एक अपन इसको छोड़ा और इसको छोड़ा तो कौन से एलिमेंट बचे, उनको लिख दो एक बार, 5 3 -4 1, ऐसे लिख दो, 2x2 ऑर्डर में लिख दो जो बचे जिनको। ठीक है दोस्तों, एक स्टेप हम बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। और एग्जाम के अंदर भी आपको इसे लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर भी क्या मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब -2 लगाते हैं। -2 लगाने के बाद इस वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे और इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे, तो 4 एलिमेंट आएंगे, 0 3 3 1, 0 3 3 1। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या आएगा, +1 और 4 एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। इस वाले स्तंभ को अपन छोड़ेंगे, इस वाली पंक्ति को अपन छोड़ेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 5 3 -4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनको आपस में सोल्व कर लेंगे। तो 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया दोस्तों, 4 तिया 12, कौन से माइनस के 12, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा लेते हैं दोस्त अपन, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं कोष्टक में -12। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको परेशानी ना आए। ठीक है दोस्तों, इसे आप वो मत समझ लेना मैट्रिक्स, एक को है कोष्टक है यहाँ पे -2। अब दोस्तों 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 × 1, एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। फिर -3 × 3। ठीक है दोस्तों, फिर +1, फिर यहाँ पे भी 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 -4, फिर -3 × 5। यहाँ भी ऐसे करो, यहाँ पे भी एक स्टेप डालो ताकि आपको परेशानी नहीं आए। 5 को 1 से करेंगे, 5 × 1 -4 × 3। ठीक है दोस्तों, इसको अपन सोल्व करते हैं अब। तो दोस्तों 5 × 1 कितना आएगा, 5 आएगा, माइनस और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 4 दिया 12, और आगे कितना है, 1 है, -2 ये 0 और -9। ठीक है दोस्तों, फिर +1 ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होते और यहाँ क्या आ गया
माइनस के 15। अब इसको अपन ने सोल्व किया दोस्तों, तो 12 और 5 17, 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 17। ठीक है दोस्तों, इसके बाद माइनस, अब यहाँ कितना है -9 है, -9 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस के 18। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 0 - 15 कितना होगा -15 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ प्लस है, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -15। 18 17 35, 35 - 15 कितना हो गया दोस्तों 20। तो हमें जो सारणिक का मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया 20, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की कैसे ज्ञात कर सकते हैं हमने डिस्कस किया। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारणी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं हमने डिस्कस किया। और दोस्तों हमने डिस्कस भी कर लिया कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सारणी के कुछ गुणधर्म हैं, सारणी के गुणधर्म क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अपन ने मैट्रिक्स के भी कुछ गुणधर्म पढ़े थे, उसी प्रकार सारणी के डिटरमिनेंट्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो सारणी का पहला गुणधर्म होती है, पहली जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है कि जो मैट्रिक्स है उसका तो कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो सारणी का संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान होता है। किसका? सारणी का। दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूं आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी मैं बोलूं उसको आप नोट करिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हो आराम से। क्योंकि दोस्तों अपना यहाँ पे आधे पौन घंटे की जो क्लास है आपकी ऑफलाइन क्लासेस के 1-1.5 घंटे की क्लासेस के बराबर हो रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक तो उतारने का टाइम आपका बच रहा है, आप समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे नोट्स बना सकते हो। और वैसे दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं लिखा रहा हूँ, जो भी मैं समझा रहा हूँ, ये सब आपको क्लास 12 के हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे। किस पे? स्टडी जोन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। तो उस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पे आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, फिर आप आपके हिसाब से घर पे बना सकते हो। तो दोस्तों सारणी की पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि मैट्रिक्स का तो कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, लेकिन सारणी का संख्यात्मक मान होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अपन दोस्तों बात करें तो दोस्तों मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो सारणी होगी वह हमेशा वर्ग मैट्रिक्स की ही पॉसिबल है, यानी उसका ऑर्डर या तो 1 क्रॉस 1 होगा, या 2 क्रॉस 2 होगा, या 3 क्रॉस 3 होगा, या 4 क्रॉस 4 होगा। अर्थात सारणी के लिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है? एक समान होती है, अर्थात वर्ग मैट्रिक्स की ही सारणी पॉसिबल होती है। तो दोस्तों ये बात होगी पॉइंट नंबर 2 की। अब दोस्तों बात करते हैं अपन सारणी की प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो सारणी की प्रॉपर्टी नंबर 3 ये दोस्तों कि यदि अपन किसी अदिश संख्या से सारणी के एलिमेंट को गुणा करें तो या तो पहली पंक्ति के एलिमेंट ही गुणा होंगे या पहले स्तंभ के एलिमेंट ही गुणा होंगे। मैट्रिक्स में क्या होता था दोस्तों? मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट गुणा होते थे, लेकिन सारणी में ऐसा नहीं होगा। सारणी में या तो किसी भी एक पंक्ति के एलिमेंट गुणा होंगे या किसी भी एक स्तंभ के एलिमेंट ही उस अदिश संख्या से गुणा होंगे, सारे एलिमेंट गुणा नहीं होंगे। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं दोस्तों। जैसे मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 11 12। अब दोस्तों मान लो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट, इस सारणी के एलिमेंट को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, या तो इस पहली पंक्ति के एलिमेंट ही 2 से मल्टीप्लाई होंगे, या दूसरी पंक्ति के ही होंगे, या तीसरे के होंगे, या पहले स्तंभ के ही होंगे, या दूसरे स्तंभ के ही होंगे, या तीसरे स्तंभ के ही होंगे। यानी या तो एक पंक्ति के एलिमेंट को गुणा कर सकते हैं या एक स्तंभ के एलिमेंट को गुणा कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अपन को ज्ञात करना है 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पंक्ति के एलिमेंट को सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, बाकी AGTG रहेंगे और में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारणी की कि अपन किसी अदिश संख्या से इसको गुणा करेंगे तो पर्टिकुलर या तो पंक्ति या स्तंभ उस अदिश संख्या से गुणा हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 3।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की प्रॉपर्टी का। पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, सभी एलिमेंट शून्य हो, तो सारणी का मान हमें 0 प्राप्त होता है। इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं दोस्तों। मान लो एक सारणी अपने पास दे रखी है, ये 0 0 0 1 5 7 9 8 3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहली पंक्ति के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस सारणी का मान निकालने की हमें जरूरत नहीं है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे पहली पंक्ति के सभी एलिमेंट 0 है, तो सारणी का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूरी नहीं है पंक्ति के ही हो, ये सारे एलिमेंट स्तंभ के भी 0 हो सकते हैं, 1 7 8 5 3 4। बाकी एलिमेंट 0 नहीं है, लेकिन पहले स्तंभ के एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इस सारणी का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। तो यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो उस सारणी का मान हमें शून्य प्राप्त होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, यदि कोई शून्य वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसके सारणी का मान भी हमें शून्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों ऑब्वियसली बात है, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है कि यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स है, यानी शून्य वर्ग मैट्रिक्स है। शून्य वर्ग मैट्रिक्स दोस्तों वह वर्ग मैट्रिक्स होती है जिसके समस्त एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो दोस्तों यहाँ तो किसी एक पंक्ति के एलिमेंट 0 होने पर सारणी का मान 0 हो रहा है, उसमें तो सभी 0 है, तो उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी शून्य वर्ग मैट्रिक्स के सारणी का मान हमेशा क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।